नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 16वां वीडियो है और आज का टॉपिक है शक्तिशाली राष्ट्र। शक्तिशाली राष्ट्र के अंतर्गत हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा जापान का परिचय लेंगे। उसके बाद उपनिवेशवाद का परिचय तथा उपनिवेशवाद का विस्तार का अध्ययन करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये शक्तिशाली राष्ट्र के संबंध में ही क्यों अध्ययन कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए लाजमी है। हम लोग शक्तिशाली राष्ट्रों का अध्ययन इसलिए करेंगे कि ये जो शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान 19वीं शताब्दी के दौरान या 20वीं शताब्दी में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो यहाँ विश्व में जो भी घटनाएं घटती है उन घटनाओं का केंद्र में ये तीनों देश होते हैं। अन्य देश भी होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण रूप से ये तीनों देश रहते हैं। तो आइए बारी बारी से इन तीनों देशों के संबंध में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से करते हैं। हम लोगों ने अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का अध्ययन किया था, यानी कि 1776 तक, यानी कि उसकी आज़ादी तक के इतिहास का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जहां हमने देखा कि 13 राज्यों ने मिलकर एक संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया, जहां पर ब्रिटेन से मुक्ति पाकर एक संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण करते हैं। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में इसके संयुक्त राज्य अमेरिका का अध्ययन करते हैं। शक्तिशाली राष्ट्रों के अंतर्गत इन तीन टॉपिकों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हैं, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए कहा जाता है। यूएसए 1776 एडी में बना स्वतंत्र हुआ, जो 13 राज्यों से मिलने के बाद यूएसए का निर्माण होता है। ज़्यादातर इसके जो भी देश होते हैं पूर्वी भाग में ज़्यादा होते हैं। यूएसए का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा राज्यों की संख्या वर्तमान में ज़्यादा है। आज़ादी के लगभग 100 वर्षों तक यूएसए अपनी पुनर्संरचना में, रिकंस्ट्रक्शन में लगा रहा और विकसित बनते रहा। और आज वर्तमान में देखें तो जो आज़ादी के समय उसके 13 राज्य थे, आज वो बढ़कर 50 राज्यों तक फैल चुका है। इसके अलावा हम लोग देखें तो एक लुसियाना प्रांत होता है, जिससे यूएसए ने लुसियाना प्रांत को फ्रांस से खरीदा था तथा अलास्का को रूस से खरीदा था। इसके अलावा टेक्सास और कैलिफोर्निया को मैक्सिको को हराकर जीत लिया था। यानी कि जो टेक्सास और कैलिफोर्निया है, जो कि कैलिफोर्निया जो इसके वेस्ट पार्ट में यानी पश्चिमी भाग में है, आप लोग मैप उठा कर यूएसए का देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। मैक्सिको को हराकर अपने में शामिल कर लिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि राज्यों ने अपनी तरफ से संघ में शामिल होने का निर्णय लिया, यानी कि जो भी राज्य थे अब धीरे धीरे संघ में शामिल होने का निर्णय लिया था। इसके अलावा एक घटना देखते हैं कि 1861 से 1865 के बीच में वहाँ पर अमेरिका में गृह युद्ध होते हैं, सिविल वार होते हैं। ये जो युद्ध होते हैं, गृह युद्ध होते हैं, दास प्रथा के खिलाफ युद्ध होते हैं। यूएसए के दक्षिण के राज्यों में गुलामों की संख्या ज़्यादा थी। जो दक्षिण के राज्य है यूएसए के, वहाँ पर गुलामों की संख्या ज़्यादा थी। इस वजह से दक्षिण के राज्य यूएसए से अलग होना चाहते थे, किंतु दक्षिण के राज्य पराजित हो गए। यानी कि दक्षिण के राज्य जो अलग होना चाहते थे वो हार गए, मतलब इस पर हमला किया गया और हार गए और अमेरिका में ही शामिल रहे। इस दौरान सबसे अच्छी बात क्या हुई कि यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन इस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने कानून बनाकर गुलाम प्रथा या दास प्रथा को खत्म कर दिया। गुलाम प्रथा खत्म होने के 30 वर्षों तक यूएसए आंतरिक निर्माण में लग गया था। यानी कि जब गुलाम प्रथा खत्म हुई तो यूएसए अपने आंतरिक निर्माण करने के लिए 30 वर्षों का समय लगाया। 30 वर्षों के भीतर अमेरिका औद्योगिक राष्ट्र बन गया, इंडस्ट्रियल नेशन बन गया। इस समय लोहा और इस्पात का उत्पादन विश्व के उत्पादन का 1/3 यूएसए में हो रहा था। इसके पास एक लंबी रेलवे लाइन थी। इससे क्या हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, आधारभूत संरचना थी, मजबूत हो गई। यूएसए तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता था और इसके पास इतनी जनसंख्या थी कि जितना उत्पादन करता था उसका उपभोग भी कर लेता था। बाद में सरप्लस होने लगा। 1790 की जनसंख्या की बात करें तो यूएसए के पास 40 लाख की जनसंख्या थी और 1910 में 9.2 करोड़ की जनसंख्या थी। और यूएसए में अभी वर्तमान में बात करें तो लगभग 33 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। 1910 एडी के बाद, यानी कि जब उसकी जनसंख्या 9.2 करोड़ थी, 1910 एडी के बाद यूएसए अपने दूसरे देशों के लिए दरवाजे खुलने शुरू किए। 1890 के बाद उद्योगपति और नेता बाजार की तलाश करने लगे क्योंकि उत्पादन सरप्लस होने लगा था, धीरे धीरे अधिशेष उत्पादन होने लगा था। यहाँ से यूएसए साम्राज्यवादी नीति अपनाना शुरू कर दिया और राजनीतिक रूप से अधिकार करना शुरू कर दिया। जैसे कि हवाई द्वीप पर 1898 में स्पेन से युद्ध करके क्यूबा को ले लिया। स्पेन से एक गोमा द्वीप था वो भी हासिल कर लिया।
उसके बाद ये यूएसए चीन और जापान में होने वाली गतिविधियों में रुचि लेने लगा और फिलीपींस ले लिया, फिलीपींस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद एक राष्ट्रपति आते हैं रूजवेल्ट, जो यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट आते हैं। ये कहते हैं कि जो गोरे लोग हैं वो सभ्य है और काले लोग असभ्य हैं। 1904 और 5 में स्टिक एंड कैरोट की पॉलिसी इसने अपनाई और लैटिन अमेरिका में व्यवस्था कायम करने के लिए इसने स्टिक एंड कैरोट पॉलिसी अपनाई। ये कहते थे कि ये हमारा दायित्व है कि हम बाहर के लोगों को दखलंदाजी नहीं करने देंगे, हम हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। बाहरी लोग मतलब यूरोपीय देशों को लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। यूरोप आपस में उलझा हुआ था, इस समय तक यूरोप आपस में उलझा हुआ था। लैटिन अमेरिका पर अमेरिका की पकड़ मजबूत हो गई। जब यूरोप आपस में उलझा हुआ था तो अमेरिका को मौका मिल गया और अमेरिका लैटिन अमेरिका पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस समय तक कहते थे यूएसए में औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन औद्योगिकरण की शुरुआत होने के साथ उसकी कई विकृतियाँ भी उसके साथ लेकर आती है, जिसमें मजदूरों का शोषण शामिल होता है। उद्योगपति मुनाफा कमाने में लगे हुए थे और मजदूरों का शोषण करने में लगे हुए थे। इस वजह से भ्रष्टाचार धीरे धीरे अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगा। इस वजह से मजदूर अपने हक के लिए मजदूर संघ बनाने लगे थे। औद्योगिकरण के फलस्वरूप अमेरिका में उद्योगपतियों ने मजदूरों पर शोषण करने की शुरुआत कर दी। इस वजह से मजदूरों ने अमेरिकन श्रमिक संघ, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की और अपने हक की मांग की। वे मांग कर रहे थे कि हमें 8 घंटे काम दिया जाए, उससे अधिक नहीं दिया जाए। इस वजह से वे इस मांग को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे बड़ा प्रदर्शन शिकागो में हुआ। हे मार्केट स्क्वायर चौक के पास पुलिस के साथ इसमें मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 श्रमिक और 7 पुलिस वाले मारे गए। ये घटना होती है 1 मई 1886 को। इस वजह से विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है इसके संदर्भ में। सन 1917 का एक समय होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है, आप लोग याद रखिएगा। यूएसए के समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यह विश्व युद्ध का दौर होता है, जिसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में यूएसए शामिल होता है। विश्व को लोकतंत्र के लिए बचा कर रखना जरूरी है कि युद्ध को समाप्त किया जाए। युद्ध की समाप्ति के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अमेरिका शामिल होता है, लेकिन अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में शामिल होने के पीछे यही उद्देश्य था। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूएसए अकुत संपत्ति कमाई। इसने हथियार, गोला बारूद की आपूर्ति करके यूएसए समृद्ध होता चला गया। उसके बाद देखें कि यूएसए जैसे ही 20वीं शताब्दी में प्रवेश करता है वो लीग ऑफ नेशन की आवाज़ उठाता है कि प्रथम ये उसके बाद ये विश्व में शांति के लिए लीग ऑफ नेशन की मांग की आवाज़ उठाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात कहता है और उपनिवेशों को स्वतंत्र करने के लिए आवाज़ उठाई थी। ये जो यूएसए था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा समर्थक देशों में से एक था। अब आइए चलिए, ये तो यूएसए था, अब ब्रिटेन के संबंध में अध्ययन करते हैं। आइए थोड़ा सा ब्रिटेन के संबंध में अध्ययन करते हैं। शक्तिशाली राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल हुआ, जिसे यूनाइटेड किंगडम, यूके और ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। 1922 तक विश्व के 46 करोड़ लोग और यूके के अधीन थे। पूरे विश्व की जनसंख्या का 1/5 भाग तथा भूमि का 1/4 भाग पर यूके का शासन था, यानी ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन भी विभाजित था, इसका भी एकीकरण हुआ। ब्रिटेन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और वेल्स में विभाजित है और ये मिलाकर टोटल कहलाते हैं ब्रिटेन, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, जो लंदन है, इंग्लैंड में है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में चार पार्ट है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और वेल्स। 1215 में मैग्ना कार्टा आया, जिसे अधिकार पत्र कहा गया, जिसके अंतर्गत जमींदारों के द्वारा शासक से कुछ मांग की गई और यही मांग कहलाती है आगे चलकर ये लोकतंत्र की, यहीं से शुरुआत मानी जाती है। लोकतंत्र की गंगोत्री मानी जाती है मैग्ना कार्टा। ठीक है। 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। एलिजाबेथ के कार्यकाल में यूके का बहुत जमकर विकास हुआ। 1500 से लेकर 1600 AD के बीच में यूके का स्वर्णिम काल रहा, जहां पर इसका चौतरफा विकास हुआ, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड का औद्योगिकरण हुआ, वाणिज्यवाद इसके यहाँ पर आया और उपनिवेश की शुरुआत की गई, उपनिवेश बनाने की शुरुआत की गई। एलिजाबेथ, हालांकि एलिजाबेथ अविवाहित थी। इनके बाद स्कॉटलैंड के शासक जेम्स राजा बनते हैं और 1602 या 3 के आसपास जेम्स राजा बनते हैं। 1605 से 1688 AD के बीच में एक संघर्ष देखने को मिलेगा, संसद और राजा के बीच में संघर्ष देखने को मिलेगा और 1688 AD में संसद पर अधिकार, संसद आगे चलकर राजा से ज़्यादा अधिकार संपन्न हुई, यानी कि संसद अधिकार संपन्न हो गई।
ये देखेंगे कि जितने भी ये राजा थे, जेम्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, ये सारे कैथोलिक थे। जैसे ईसाई धर्म दो होता है ना, दो पार्टों में डिवाइड है, प्रोटेस्टेंट के ईसाई होते हैं और कैथोलिक ईसाई होते हैं। तो जो राजा थे वो कैथोलिक थे और जो जनता थी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेस्टेंट थे। इस वजह से इन दोनों में तनाव के कारण ये भी बना था कि ये दोनों अलग अलग ईसाई मत को मानने वाले थे। 1605 से लेकर 1688 एडी तक ब्रिटेन की संसद और राजा के बीच में टकराव होते रहा और सन 1688 एक साल आता है जहां पर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, गौरवपूर्ण क्रांति होती है। यह एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था, ये एक रक्तहीन क्रांति थी और यहीं से इसी साल से 1688 से यहाँ की जो संसद थी ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा हो गई थी। इसके पीछे एक कहानी है, थोड़ा सा समझते हैं कैसे 1688 में संसद सर्वे सर्वा हो गई। जेम्स की पुत्री का विवाह हॉलैंड के शासक से हुआ था। जेम्स की जो भी पुत्री थी उसका विवाह हॉलैंड के शासक से हुआ था। ठीक है, प्रिंसेस मैरी का ये जो थी ये प्रोटेस्टेंट थी। जेम्स की दूसरी पत्नी का बेटा हुआ। ठीक है, उसके बाद जेम्स कैथोलिक था। इंग्लैंड की जनता मैरी को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। मैरी और विलियम हॉलैंड से इंग्लैंड आ गए। इससे क्या हुआ कि जनता उत्साहित थी और जेम्स घबराकर भाग गया। जेम्स घबरा के भागा तो घटना के तहत सारे अधिकार संसद को मिल गए। संसद ने मैरी को सिंहासन पर सौंप दिए और 1689 में संसद ने बिल ऑफ राइट पास किया और संसद के अधिकारों को वैधानिक रूप दे दिया। इस तरह संसद सार्वभौम हो गई एवं टकराव बंद हो गया राजा और संसद के बीच में। और 1688 एडी की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होती है इसी के, और उसके 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होती है और 1689 में संसद में बिल ऑफ राइट्स पास करके संसद को सर्वे सर्वा बना दिया गया। अब एक देखेंगे कि जो ये अपने मैं शुरू में ही देखा था कि जो ब्रिटेन था 4 भागों में बटा होता है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड में। तो ये जितने भी थे लोग थे ना, ये जितने भी थे, इंग्लैंड में संसद थी, ये एक जातीय समूह के थे, एक जातीय समूह के थे। इनकी भाषा और संस्कृति भले ही अलग हो लेकिन एक जातीय समूह के थे। इंग्लैंड के संसद के हाथ में सत्ता आई तो ताकतवर ये होने को ये सोचने लगा। इससे दूसरे राज्य से टकराव शुरू हो गया। इंग्लैंड में संसद आई तो वो दूसरे राज्यों पर अधिकार करना चाहा। इससे दूसरे राज्य घबराने लगे। 1707 एडी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन बना। इसी के तहत यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का निर्माण हुआ, ब्रिटेन का जन्म हुआ। परंतु इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर दमन करने की शुरुआत कर दी। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था। जो आयरलैंड था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था। इंग्लैंड के लोग प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करना शुरू किए। ऊपर देखिए इसने इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर अधिकार कर लिया। अब आयरलैंड पर देखिए कैसे अधिकार करता है, क्योंकि आयरलैंड जो था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था और इंग्लैंड के लोग प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करना शुरू किए क्योंकि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटों की संख्या ज़्यादा थी। झगड़े होने लगे। झगड़े को दबाने के लिए इंग्लैंड ने अपनी सेना का इस्तेमाल किया और 1801 एडी में आयरलैंड को अपने में मिला लिया। तो ये देखिए स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपने में मिला लिया। इंग्लैंड में जो राजधानी है लंदन में है, जो ये राजधानी है लंदन में है वो इंग्लैंड में ही है और संवैधानिक राजतंत्र यहीं स्थापित हुआ। संसद यहीं है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स में बटा हुआ है। 0 डिग्री ग्रीनविच मीडियन टाइम लंदन में ही है और 67.5 मिलियन की जनसंख्या भी मौजूद है और 270 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर पर 270 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया का घनत्व है। ठीक है ना। तो ये रहा अपना ब्रिटेन। अब अगला अपना देखते हैं जापान। शक्तिशाली राष्ट्रों के समूह में जापान अपना अगला राष्ट्र है। इससे पहले हम लोगों ने यूएसए और ब्रिटेन का अध्ययन कर लिया था। अगला अपना राष्ट्र है जापान, जिसे द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य का देश कहते हैं, जिसकी आज वर्तमान में जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास है। जापान पर कोई भी विदेशी सत्ता हुकूमत नहीं कर पाई थी। सन 1900 एडी में जापान विश्व की बड़ी शक्ति बन चुका था। 1900 एडी के दौरान जापान विश्व की बड़ी शक्ति बन चुका था। यह द्वीपीय एवं पहाड़ी राष्ट्र है जो कि 4 द्वीपों से मिलकर
बना हुआ है, जिसमें अपना है होन्शु, होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू। आप देखिए कि जापान के पास मात्र कृषि भूमि मात्र 20% है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है ही नहीं वहाँ पर, एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, स्टील प्रोडक्शन भी नहीं है, फिर भी 1900 AD में विश्व की बड़ी शक्ति बन चुका था। तो इसके पीछे कारण क्या था विश्व की बड़ी शक्ति बनने के पीछे? तो इनके पास था ह्यूमन रिसोर्स, जिसे मानव संसाधन कहते हैं, HR कहते हैं। यह मानव शक्ति का विकास यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है, ये इमोशनल स्ट्रेंथ को प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं कैसे जो भी स्किल डेवलपमेंट होता है, एबिलिटी, ग्रोथ, एडवांस ट्रेनिंग, नॉलेज, लर्निंग, ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट होता है। यही स्किल डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन को तैयार करता है और इमोशनल स्ट्रेंथ विकसित करता है। तो इमोशनल स्ट्रेंथ को विकसित करने वाले कारकों के रूप में देखें तो इनके जो भी ये होते हैं नागरिक होते हैं, अपने देश से बहुत ज़्यादा राष्ट्र प्रेम करते हैं, अपने देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हुए नुकसान नहीं पहुंचाते। भारत में देखते हैं कि कोई भी सिविक सेंस नहीं है, नागरिकों की कोई भी सिविक सेंस नहीं है। कोई रेल की पटरी उखाड़ रहा है तो सीट फाड़ रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अब देश के प्रति इतनी उत्कट भावना है कि राष्ट्र प्रेम इतनी ज़्यादा है कि यह सब नहीं होने के बाद भी वो 19वीं AD के आसपास ये विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में बन चुका था। राष्ट्र प्रेम और राजा के प्रति जो निष्ठा थी, अपने राजा के प्रति जो भी निष्ठा थी, प्रेम था, उस वजह से इनको कर्मशील बना देता है, वर्कहोलिक बना देता है। एक घटना हुई थी फुकुशी, और ये एक 2009-10 या 11 के दौरान एक वहाँ पर फुकुशिमा शायद इस तरह का नाम था, परमाणु संयंत्र में घटना हुई थी। उनको मालूम था कि सुनामी आने वाला था, फिर भी वो लोग काम में लगे रहे। इतने ज़्यादा वर्कहोलिक लोग हैं, कर्मशील हैं, अपने देश के प्रति इतना प्रेम करते हैं, अपने राजा के प्रति इतना प्रेम करते हैं। इसी वजह से जापान बहुत ज़्यादा बर्बाद होने के बाद भी फिर बार बार उठ जाता है। देख लीजिए कितने विकट परिस्थिति है, फिर भी लोगों में अपने देश के प्रेम और राजा के प्रेम के होने के कारण 1900 AD तक जापान था विश्व की बड़ी शक्ति बन चुका था। मानव संसाधनों के विकास ने जापान को दुनिया के उन्नतशील देशों के कतार में लाकर खड़ा कर दिया। संवैधानिक लोकतंत्र यहाँ पर है, जिसे डाइट कहते हैं। हाउस ऑफ काउंसिल्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दो भागों में बटा हुआ है, यानी कि बाई कैमरल है। 1947 में जो आज वर्तमान में संविधान है 1947 में आया और मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1890 AD के आसपास मेजी वंश का यहाँ पर शासन था। जापान में मूल धर्म के रूप में 3 धर्म प्रमुख है, जिसमें अपना पहला है शिंटो, कन्फ्यूशियस और बुद्धिस्ट। ये शिंटो जो है, ये शिंटो नहीं, कन्फ्यूशियस जो धर्म है वो चाइना से आया हुआ है। ठीक है, ये जो शिंटो धर्म है ये उमंग और उल्लास का धर्म है। ठीक है, ये कन्फ्यूशियस कहाँ से आया है? चाइना से। ठीक है, यहाँ पर 3 धर्म है, शिंटो, कॉन्फ्यूशियस और बुद्धिस्ट। जो शिंटो, केवल ये शिंटो का मैं बात कर रहा हूँ, ये उमंग और उल्लास का धर्म है। ये आशावादी, इसके जो मानने वाले लोग होते हैं आशावादी होते हैं। अगर आप आशावादी होंगे तो मुश्किलों का सामना अच्छे ढंग से कर लेंगे। जो आशावादी होना मुश्किलों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे जापान जो है आइसलैंड नेशन होने से दुनिया से कटा रहा। ये आइसलैंड द्वीपीय देश होने से कारण क्या हुआ कि ये प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है, इससे दुनिया से ये कटा हुआ राष्ट्र था। 1100 AD में यहाँ पर शोगुन, एक क्षत्रिय जो था वो सेनापति थे, के हाथ में जापान का शासन था। आइए थोड़ा सा तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं। 1100 AD के दौरान शोगुन, जिन्हें क्षत्रिय धर्म कहा जाता था, कमांडर के हाथ में जापान का शासन था और राजा था टोकुगावा। ये जैपनीज नाम है, देख लीजिए, रमेश महेश तो नहीं हो सकता। राजा थे टोकुगावा परिवार थे और इनकी राजधानी थी ईडो, जो आज टोक्यो कहा जाता है। ये जो राजा थे ईडो में रहते थे, ईडीओ में रहते थे। ठीक है, जिसे आज टोक्यो कहा जाता है। यहाँ पे एक सामंत वर्ग था दाइमो, सामंत वर्ग को दाइमो कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जापान में। 16वीं शताब्दी में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो कि जापान को विकसित करता है, जिसमें पहला है जापान के किसानों से हथियार वापस ले लिया गया। एक वर्ग था समुराई की परंपरा थी, ये योद्धा वर्ग था, इसमें से इन लोगों से हथियार ले लिया गया। इससे क्षेत्र में शांति स्थापित हो गई और विकास का रास्ता खुल गया। जब क्षेत्र स्थापित होगी, विकसित होगा, चाहे दिमाग विकसित हो, चाहे संस्कृति विकसित हो, चाहे कला विकसित हो, चाहे देश विकसित हो। सामंतों को ईडुओ छोड़ अपने अपने क्षेत्रों में रहने लगे, ईडुओ जो राजधानी थी रहने लगे। इससे विकास शुरू हो गया और साहित्य, कला, संस्कृति का विकास होने लगा ईडुओ में।
भूमि का सर्वेक्षण कराया गया और वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण कर लगाया गया, यानी कर का निर्धारण किया गया उत्पादकता के आधार पर। इससे कि राजस्व में वृद्धि हुई, राजस्व में वृद्धि होने से नगर विकसित हुई और नगरीय संस्कृति हमारे सामने प्रस्तुत होती है, जिसमें टोक्यो, क्योटो, ओसाका ये सारे शहरों का विकास होता है और जापान का आधुनिकीकरण होता है। कला, साहित्य, संस्कृति, पढ़े लिखे लोगों का जापान के क्षेत्र में, जापान में योगदान होता है। इससे समाज विकसित होता चला गया। तो ये 16वीं शताब्दी के दौरान जो जापान ने 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, उसी कारण से जापान 20वीं शताब्दी तक आते आते एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्र हो चुका था। 1853 एडी के दौरान यूएसए से कॉमरेडो मैथ्यू पेरी आए जापान। यूएसए से कॉमरेडो मैथ्यू पेरी आए जापान। यहीं से जापान के आधुनिकीकरण की शुरुआत होती है। ये जापान के सम्राट से संधि किए। चीन पर यूरोपीय शक्तियों के मद्देनजर जापान यूरोपियों को शक के नज़र से देखता था। ठीक है, यूएसए को चीन से व्यापार करने के लिए जापान से होकर जाना पड़ता था, तो इस वजह से जापान के साथ राजनयिक एवं व्यापारिक संबंध अनिवार्य हो गए थे, स्थापित हो जाए। तो ये यूएसए चाहता था कि राजनीतिक जापान से राजनयिक और व्यापारिक संबंध, यूएसए चाहता था कि जापान से राजनयिक और व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाए, तो चीन से व्यापार करना आसान हो जाएगा। जापान विदेशियों को अपने यहाँ जगह देने से कतराते थे, क्योंकि इन्हें शक के नज़र से देखते थे। संधि के बाद यूएसए के लिए जापान ने अपने दरवाजे खोले, लेकिन जापान के लोग असंतुष्ट थे। 1867 एडी में मेजी वंश ने टोकुगावा वंश को समाप्त कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। इनके समय जापान में तीव्र बदलाव आया। टोकुगावा वंश के समय जापान में तीव्र बदलाव आया जब मेजी वंश की समाप्ति हुई थी। इसमें सम्राट का महत्व बढ़ गया। फोकुकोई ही समृद्ध देश, सशक्त सेना, सैन्यकरण, आर्थिक व्यवस्था। ये देखिए, ये जो थे फुकोकू कोई हुई, ये आप याद कर लीजिएगा कि राजा थे। ये इन्हीं के समय जो जापान था समृद्ध देश बना और सशक्त सेना का निर्माण हुआ। समृद्ध देश में आर्थिक व्यवस्था इनकी मजबूत हुई और सशक्त सेना में सैन्यकरण जापान का हुआ। इसके लिए सम्राट ने व्यवस्था बनाई। सम्राट यहाँ इस समय सर्वे सर्वा हो गया, टोकुगावा वंश का था और सम्राट की मदद के लिए नौकरशाही होगी और सेना जो होगी सम्राट के प्रति उत्तरदायी होगी। घोषणा की गई इस समय कि जो जापान का पश्चिमीकरण होगा, यानी कि मॉडर्नाइजेशन होगा जापान का यूएसए और जर्मनी के तरह। या इस समय जापान में सूर्य जो सम्राट था सूर्य वंश का था, ठीक है ना, वो आगे चल के अपने आप को सूर्य वंश कहने लगे। ठीक है, सम्राट में जो सैन्य पोशाक, आधुनिक संस्थाएं विकसित होने लगी। जो यहाँ का जो संसद और कानून था जर्मन लॉ से प्रभावित था। यहाँ पर जो शिक्षा थी मुफ्त शिक्षा दी जाती थी और अनिवार्य शिक्षा हुआ करती थी। 1910 में जापान की आप देखिए कि 100% साक्षरता का दर था। इस समय आधुनिक शिक्षा प्लस पारंपरिक शिक्षा दोनों पर जोर दिया गया। इसके लिए लोगों को विदेश भेजा गया, विदेशियों को अपने यहाँ आमंत्रित किया गया, कौशल विकास किया गया, कॉलेज में विदेशियों को पढ़ने के लिए भेजा गया। पारंपरिक शिक्षा की बात करें तो सम्राट के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा, एक अच्छा नागरिक बनना शामिल था, जिससे दायित्व बोध होते रहे, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और राष्ट्र प्रेम की भावना उमड़ती रहे। विचारों की दृष्टि से ये आधुनिक हुए, किंतु उनका जो नींव था परंपरा था, यानी कि जो फाउंडेशन थी परंपरा थी, लेकिन विचार आधुनिक थे। 1870 एडी के बाद यहाँ पर तीव्र गति से रेल लाइनों को बिछाया गया और वित्तीय कंपनियाँ स्थापित हुई। जापानी कंपनियों को सरकारी समर्थन मिला, जिसमें से मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और सुमोटोमो कॉरपोरेशन, ये इनको कर में राहत दिया गया और सब्सिडी दी गई, जिससे ये जहाज कंपनी के रूप में श्रेष्ठतम कंपनी उभर के आई। इसका प्रभाव हुआ कि अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगी। जहाँ पर 1872 एडी में अर्थव्यवस्था 3.5 करोड़ की थी, वहीं आगे चलकर 1920 में 5.5 करोड़ की हो गई। जापान, एक घटना याद कर लीजिए, जापान जो है चीन और रूस से युद्ध होता है 1905 में। यहाँ पर जापान विजय हो जाता है, जिसकी टीस आज भी चीन और रूस को सताते रहती है। यहाँ पर जापान विजय होता है और जापान मंचूरिया के प्रांत पर अधिकार कर लेता है तथा कोरिया पर कब्जा कर लेता है। बढ़ती हुई आबादी के कारण ये उपनिवेशवाद के दौर में शामिल हो जाता है, जिसे हम लोग समाजवादी नीति की प्रवृत्ति कह सकते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि समाजवादी प्रवृत्ति कह सकते हैं। और यहाँ पर नागरिकों को
सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य बना दिया गया है। तो ये रही अपनी 3 शक्तिशाली राष्ट्र जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यूएसए, जापान और यूके यानी ब्रिटेन का अध्ययन किया था। कल से हम लोग उपनिवेशवाद की दौर में प्रवेश करेंगे। उपनिवेशवाद है क्या, उपनिवेशवाद का विस्तार और चरण कौन कौन से हुए हैं, ये सब जानेंगे। इन तीनों को जानने के बाद और भी उसे आसानी से समझने में आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो बस आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।